हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA परीक्षा के बारे में। इसमें जो क्रॉप साइंस है उसकी हमारी PYQ की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है 254। इससे पहले 253 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 3-4 वीडियो अपलोड डाले जा चुके हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 254, क्वेश्चन नंबर 254। भंडारण हेतु बोरियों के ढेर का आकार अधिकतम कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 986 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255। 255 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इसका हो जाएगा आपका मिट्टी, वर्षा और श्रम, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256। क्वेश्चन नंबर 256, भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार क्या है? तो इसका आकार होता है 1 हेक्टेयर से कम, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कृषि जनगणना के लिए भारत सरकार भूमि जोत को 5 समूहों में वर्गीकृत करती है, जिसमें जो सीमांत होती है, ठीक है, वो आपका होता है 1 हेक्टेयर से कम जोत को जो है सीमांत खेती कहते हैं। और आपका जो लघु है वो 2 से 4 हेक्टेयर, ठीक है। और अर्ध माध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, और आपका माध्यम है 4 से 6 हेक्टेयर, और आपका 10 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है, ये बड़ी जोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 और कथन 2, ठीक है। कथन 1 है, दुनिया भर में खेतों का आकार और उत्पादन भिन्न भिन्न है। कथन दूसरा है, खेतों का आकार आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन वैश्विक खाद्य उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258। क्वेश्चन नंबर 258 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो इसमें जो कथन पहला है, वो है, कृषि मॉडल का उपयोग मिट्टी के गुणों और प्रक्रियाओं की जांच करना शामिल है। तथा कथन दूसरा है, ये है, कृषि मॉडल जुताई और प्राकृतिक पुनर्संयोजन के प्रभाव की भविष्यवाणी करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें ये दोनों, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259। क्वेश्चन नंबर 259 है, पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत जो नहीं आता है वो आपका होता है कृषकों के आय का अध्ययन, ठीक है। जबकि उत्पादक का मात्रात्मक अध्ययन और उत्पादक के गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260। क्वेश्चन नंबर 260 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है, ठीक है, कथन 1 इसमें है, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करके आर्थिक विकास को बाधित करता है। तथा कथन दूसरा है, उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव में भी खाद्य वस्तुओं को काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन दोनों कथन सत्य हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261। उपज प्रबंधन के जैविक कारकों में शामिल नहीं है। तो इसके जो जैविक कारकों में शामिल नहीं है वो है थ्रेसिंग, जबकि बाष्पोत्सर्जन और श्वसन और सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये जैविक कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262। टिकाऊ खेती प्राप्त की जा सकती है। तो ये प्राप्त की जा सकती है अधिक तकनीकी सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263। गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। ये होता आपका है गर्भ अवस्था में। गेहूं का खपड़ा का वैज्ञानिक नाम
ट्रोगोड्रमा गर्नेरियम, ठीक है। इसका गढ़ है कोलियोपटेरा। इस कीट के गर्भ ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वयस्क नहीं। बराबर नुकसान करते रहते हैं ये कीट। दानों को काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं या प्रायः भंडार गृहों, अनाज के ढेरों में क्षति पहुंचाते हैं। इनके द्वारा छत किया हुआ दाना ठीक कटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 264। सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम, तो इसका नाम होता है होलोट्राइकिया कॉन्सेगोनिया, ठीक है। इसमें कुछ कीटों के नाम हैं और उनके वैज्ञानिक नाम। चने की सूड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोपर्वा आर मिजेरा, ठीक है। और सफ़ेद भृंगक होलोट्राइकिया कॉन्सेगोनिया, ठीक है। और कारबर्ग स्पेडोपटेरा लाइटस और बामेसिया टबेसाई सफ़ेद मक्खी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265। दीमक के निवास स्थान को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो दीमक के निवास स्थान को कहते हैं माउंड। दीमक के निवास स्थान को माउंड के नाम से जाना जाता है। दीमक को पंखी के नाम से भी जाना जाता है। यह आइसोपटेरा गण तथा टर्मिटिडी कुल का कीट है। यह संसार के लगभग सभी क्षेत्रों में मिलते हैं, परंतु भारत, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया आदि में बहुतायत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266। पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, तो इसके कीट में जो मुखांग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं चुभाने और चूसने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267। कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुलबल कहा जाता है, तो इसको कहते हैं खिंचाव। और जो असभ शक्ति होती है, असभ शक्ति का एक सामान्य इकाई यानी जिस दर पर काम किया जाता है असभ शक्ति कहलाता है। एक असभ शक्ति बराबर 746 वाट, ठीक है। और एक मानव शक्ति बराबर 1.1 असभ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268। हैरो यंत्र है, तो हैरो आपका ना तो प्राथमिक बहु परिष्करण यंत्र के अंतर्गत आता है ना तो न्यूनतम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हैरो ना तो प्राथमिक है ना तो न्यूनतम है, ठीक है। ये होता है द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र। मिट्टी प्लट हल द्वारा भूमि की प्राथमिक जुताई की जाती है, इसलिए आपका जो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है वो आपका मिट्टी प्लट हल, ठीक है, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269। थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है, तो थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है अनाज की मिलिंग में। अनाज की बुवाई में सीड ड्रिल का प्रयोग होता है, और फसलों की कटाई में आपका रेपर हो गया, कंबाइन, मोवर, हंसिया। और अनाज की मिलिंग में आपका थ्रेशर है, कंबाइन है, ऑल पेड थ्रेशर। और भूमि को समतल करने का यंत्र है आपका पटेला, ठीक है, स्क्रेपर्स और वेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन नंबर 270। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है, तो इसका परीक्षण किया जाता है टेट्राजोलियम क्लोराइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271। संकर धान की एक हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी बीज दर होगी, तो इसकी होगी 1820 किलोग्राम। महीन चावल की किस्म के लिए 20 से 25 किलोग्राम, मध्यम दाने वाले के लिए 30 से 35, मोटे दाने वाले के लिए 35 से 40, और संकर धान के लिए 15 से 18 किलोग्राम, ठीक है। और SRI विधि में 5 किलोग्राम इसकी बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272। सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं, तो ये अपनाते हैं आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273। ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है, तो ग्रोवर के लिए टैग का रंग आपका पिंक गुलाबी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं संपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन उपजों में उत्पादन साधनों के प्रयोग में प्रतिस्पर्धा न होकर पारस्परिक सहयोग होता है, अर्थात एक फसल का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी फसल के उत्पादन की वृद्धि हो, उसे अंतर्वर्ती खेती, और इस अवस्था को संपूरक उत्पाद कहते हैं, जैसे मिश्रित फसल गेहूँ प्लस चना इसका उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275।
अंतःफसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुलांक अनुपात LER होता है, ये होता है आपका 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276। फलों की जेली बनाने के लिए सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है साइट्रिक अम्ल का। जैम व जेली बनाने के लिए अलग से साइट्रिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। जेली ऐसे फलों की तैयार की जाती है जिसमें पेक्टिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कच्चा सेब, अमरूद, करौंदा, नारंगी, बेल। और मार्मलेड केवल नींबू वर्गीय फलों में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 277। निम्न संरक्षण के तरीकों में कौन सा तरीका स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? तो ये आपका हो जाएगा धूप में सुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 278। क्वेश्चन नंबर 278। बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व तो जाना जाता है, तो इसको जानते हैं फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? तो सुखाकर अनाज भंडारण करना चाहिए तथा पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा है भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए। जहाँ भंडारण करना चाहते हैं उस जगह को उपचारित करना चाहिए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। जूट का अधिक उत्पादन होता है, तो ये होता है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है उड़ीसा। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 281। प्राचीनतम फसल है, तो प्राचीनतम फसल है वो आपकी है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282। निम्न में से कौन सी अंतर्वर्ती फसल है? तो यह आपका हो जाएगा मूंग। निम्न में से मूंग अंतर्वर्ती फसल है। अंतर्वर्ती फसल का से मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली फसल, कम अवधि वाली कोई भी फसल लेना जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283। पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284। मक्का में परागण का तरीका है, तो ये होता है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। मक्का में परागण का जो तरीका है वो परपरागण है। परपरागण होने वाली अन्य फसलें हैं आपकी पपीता है, मक्का है, डेट है, पाम है, टमाटर है, सेब है इत्यादि में जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और आपका जो स्वपरागण वाली फसलें हैं उसमें आपका मटर है, सूर्यमुखी है, ठीक है, इसमें स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और आपका जो वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलें हैं वो आपकी आलू हैं, अदरक है, गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285। अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कैप्सूल। अरंडी अरंडी इलायची और कपास के फल को कैप्सूल कहते हैं। धान गेहूँ के फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। अरंडी का फल एक विदुर फल है जो 3 गोलार्ध में विभाजित होता है क्योंकि यह एक सिनक्रॉप ट्राइका पेलरी अंडाशय से प्राप्त होता है। इसे रेगमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 286। फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग परिवर्तित रूप है, किसका परिवर्तित रूप है? ये आपका हो जाएगा फूल का। फूल गोभी में खाए जाने वाले भाग को कर्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287। मक्का में पर परागण का ढंग का तरीका, तो इसका जो तरीका है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288। बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 289। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य यानी झूठा फल का उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा अनानास। जो असत्य फल के उदाहरण है उसमें आपका अनानास है, सेब है, नाशपाती है, ठीक है, ये फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं। इनका जो विकास होता है वो पुष्पासन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 290। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी ये आपका बेंगलुरु में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में आपका है। इसकी स्थापना 1952 में हुई। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ये आपका चेन्नई यानी तमिलनाडु 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 9 की बात करें तो उसमें आपका जो पहला है भावर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है आपका मध्य पश्चिमी मैदान, ठीक है। और चौथा आपका है दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क जोन। और पांचवा है मध्य मैदानी जोन। छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र। सातवां है आपका उत्तर पूर्वी मैदान। आठवां है पूर्वी मैदान क्षेत्र। और नवा आपका है विंध्य जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 292। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो स्थित है आपका ये वाराणसी में। IIVR ये आपका वाराणसी में है। और IVRI ये आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में। और IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हैसरघट्टा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 293। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ भाई पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, GBPUA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 294। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह आपका है कानपुर में, IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 295। सस्य विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो पीटर डी क्रेसेंजी जी को सस्य विज्ञान का जनक कहते हैं। खरपतवार विज्ञान के जनक जेंथ्रोटुल, ठीक है। मृदा विज्ञान के जनक BB डोकुचेव। कीट विज्ञान का जन्म विलियम कर्बी। पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डिवेरी। और सस्य विज्ञान के जन्म पीटर डी क्रेसेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 296। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की जो फसल नहीं है वो आपकी है अलसी। खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलों में धान है, ठीक है, जूट है, वो धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, बाजरा है, मूंगफली है, तिल है, कपास है, रड़ी है, अरहर है, सनई है, जूट है, ठीक है। ये फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। जबकि रबी फसलों की बात करें तो उसकी जो प्रमुख फसलें हैं उसमें आपका गेहूँ हो गया, ठीक है, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, जई हो गया, बरसीम हो गया, ठीक है। और आपका अलसी हो गया, आलू है, तम्बाकू है, चुकंदर है, ठीक है। इत्यादि फसलें रबी की फसलों में आती हैं। जबकि जायद की फसलों की बात करें तो इसमें आपका तुरई है, ठीक है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, मूंग है, ठीक है, ये फसलें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297। गन्ना प्लस आलू सहफसली प्रणाली है? तो ये जो सहफसली प्रणाली है वो आपका हो जाएगा शरद ऋतु की, यानी ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 298। क्वेश्चन नंबर 298। पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना कहलाती है। तो इसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग, यानी अविराम खेती, ठीक है। अविराम खेती को ही रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें आपकी, ठीक है, पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले ही आगामी फसल को लगा दिया जाता है, जैसे मक्के में तुरई को लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 299। पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 300। वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चरागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं, तो इसे कहते हैं ले फार्मिंग। चलिए देखते हैं ले फार्मिंग क्या है। ले फार्मिंग वह फसलीय प्रणाली जिसमें चरागाही फसलों के साथ साथ खेतीहर फसलों को उसी खेत में उगाई जाती हैं, ले खेती कहलाती हैं, ठीक है। इसमें आपका वनवर्धन है, जैसे वनों वाली खेती, कृषि वानिकी, वृक्ष प्लस फसलों की खेती, और वृक्ष संवर्धन, वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन 301। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक? तो इसको जो प्रभावी कारक है वो आपका मृदा है, जलवायु है, सिंचाई का प्रबंध है, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 302।
दालों को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे हैं उर्वरता पुनर्भंडारक फसलें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 303। कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं एक फसलीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसके बारे में देखते हैं। एकल फसलीय कृषि यानी मोनोक्रॉपिंग। जब कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो उसे एकल फसलीय कृषि कहते हैं। और एकमात्र फसलीय कृषि यानी सोल क्रॉपिंग, एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार का फसल उपजाना जो सामान्य घनत्व पर शुद्ध हो, एकमात्र फसलीय कृषि कहलाती है। और बहुसस्यन मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली खेती में एक या दो फसलों के बजाय भूमि को सघन रूप में व्यवहार करके साल भर में 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 304। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो ये आपका हो जाएगा धान गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 305। धान गेहूँ मूंग फसल चक्र सघनता धान गेहूँ मूंग की इसकी आपकी हो जाएगी 300%। फसल चक्र ग्रहणता बराबर फसल चक्रों में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष। ठीक है, मल्टीपल 100 यानी धान गेहूँ मूंग इसका हो जाएगा 1 1 यानी 3 बटे 1 गुणे 100। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 300। नेक्स्ट क्वेश्चन 306। एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 या अधिक फसलें उगाना कहलाता है तो इसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुफसली खेती से अभिप्राय किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें एक से अधिक क्रम में उगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। ठीक है। और रिले क्रॉपिंग, एक मौसम में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर पत्तियों में अथवा छिटकवा विधि से बोया जाता है, जैसे गेहूँ प्लस चना, अरहर प्लस ज्वार। ये आपके 306 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।